सिंघल अय्यर फैमिली फाउंडेशन और आई इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स की तरफ से मैं फिर से आपकी स्वागत करती हूँ। ये हमारे उत्सव के दूसरे दिन है और आज हम कवि से गुफ्तगू इस नाम से ये एपिसोड्स करेंगे। 4 एपिसोड्स होंगे आज, 11 से 12, 12 से 1, 2:30 से 3:30 और 3:30 से 4:30। ये एपिसोड्स में हमारे जो सूत्रधार हैं वो कवियों से बातचीत करेंगे, उनके कविता के बारे में, कैसे वो कविता लिखते हैं, क्यों लिखते हैं, किस बारे में लिखते हैं, और थोड़ा सा कविता भी हम सुनेंगे उनसे। शुरू करते हैं। हमारा पहला एपिसोड है। अजय कुमार सिंह बात करेंगे देवी प्रसाद मिश्र से। थोड़ा सा उनके बारे में। देवी प्रसाद मिश्र कवि, कथाकार और फिल्म निर्माता हैं जो 40 साल से हिंदी में कविताएं लिख रहे हैं और आज तक उनकी 2 किताबें प्रकाशित हुई हैं। पीएसबीटी के साथ उन्होंने डॉक्यूमेंट्रियाँ भी बनाई हैं। उन्हें भारत भूषण स्मृति सम्मान, संस्कृति सम्मान और शरद बिल्लोरे सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर अजय कुमार सिंह हिंदी भाषा में पीएचडी और डीलिट हैं। कर्नाटक कैडर से 1974 के बैच के आईपीएस अफसर डॉक्टर सिंह जी ने 3 दशकों में कई सारे पदभार संभाले हैं और कर्नाटक राज्य के पुलिस महासंचालक पद से वो निवृत्त हुए हैं। उनकी हिंदी कविताओं की 2 किताबें हैं और उन्होंने कन्नड़ा कवियों की रचनाएं हिंदी में अनुवाद की हैं। तो ये बातचीत होगी अजय और देवी प्रसाद मिश्र के साथ। जी, नमस्ते एक बार फिर से और स्वागत है। शुक्रिया। आपको मैं एक बहुत अच्छे कवि के रूप में जानता हूँ और हिंदी भाषी लोग जानते हैं, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा आज कि आपकी कविता में रुचि है, ये आपको कब मालूम हुआ? मेरे ख्याल से इसकी तारीख नहीं दी जा सकती। तारीख न दें, समय बताएं। हाँ, समय भी मुझे नहीं लगता कि अच्छा। बहुत इनडिफाइनेबल है ये। अच्छा। और बहुत अपरिभाषीय है और ऐसा लगता है कि आप अगर कविता में नहीं तो साहित्य में कह सकते हैं कि साहित्य में मेरी रुचि है। ऐसा आपको लगा कि कुछ पढ़ने की इच्छा होती थी, पढ़ते थे? बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे लगता था कि किताब देखते ही आप प्रसन्न हो जाएं। जी। तो मुझे लगता है यही साहित्य के प्रति अभिरुचि है। उसमें आप बाद में लिख भी सकते हैं जी और नहीं भी लिख सकते। लेकिन ये प्रसन्न होना कब शुरू हुआ? हाँ, प्रसन्न होना मेरे ख्याल से वही मैं कह सकता हूँ कि उसकी तारीख नहीं है जी कि कब प्रसन्न होना शुरू हुआ। हमेशा जैसे मेरे ख्याल से मैं कक्षा 5 में पढ़ रहा था जी। तो मैंने चित्रलेखा पढ़ ली थी। अच्छा। हाँ, और मैं उससे बहुत विचलित हुआ जी। और मुझे लगा कि मैं चित्रलेखा से प्रेम कर रहा हूँ बाकायदे, और उसमें ऐसे प्रसंग भी हैं। जी। तो मुझे लगता है कि वो ऐन्द्रियता का शायद सबसे बड़ा उपन्यास है। जी। तो इसके पहले जो पढ़ने में रुचि थी वो जासूसी उपन्यासों को लेकर थी। चंद्रकांता संतति? चंद्रकांता संतति या मैंने पढ़ ली, ये मुझे पता नहीं लगा जी। इसलिए कि मामा जी के यहाँ मेरे जी। एक किताब रखी हुई थी जी। जिसके आगे के पेज और पीछे के पेज गायब थे लेकिन लेकिन वो किताब रखी हुई थी और वो बहुत रोचक लगी। जी। और पढ़ता रहा। इसके मेरे ख्याल से बरसों बाद मुझे पता लगा कि वो चंद्रकांता संतति का कोई एक हिस्सा था जो मैंने पढ़ा था। जी। जी। तो इस तरह से आप, लेकिन कविता में रुचि जो है कैसे आपको शुरू हुई? बाद में मैं समझता हूँ आपने गद्य पढ़ा तो बहुत होगा, बहुत कुछ पढ़ा होगा, कविता भी, गद्य भी, नाटक भी और निबंध भी, लेकिन कविता में कोई विशेष आकर्षण कभी महसूस हुआ आपको? कविता में शायद इस तरह से हुआ कि मैं फिल्मी गाने खूब गाता था। अच्छा। और मोहम्मद रफ़ी के गाने जी। और तो वो जो पूरे गाने याद होते थे मुझे जी। तो उससे लगता था कि यानी वो एक तरह से पहला इंट्रोडक्शन है कविता। उसमें साहिर के गाने आप जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, तो ये सब जो होता था ये यानी मैंने बरसों से नहीं गाया है। लेकिन उस समय का जो गाया हुआ है वो मेरे कंठ में है। तो वो जो एक तरह से और उसमें
उर्दू शायर जो थे जी। वो सबसे प्रमुख लोग थे। जी जी। तो ये जो एक मजरू, सुल्तानपुरी, साहिर मेरे ख्याल से बहुत सबसे बहुत ज़्यादा थे। और उस समय जितने भी बदायूनी भी लिखी रहे थे, शकील बदायूनी जी, हसरत जयपुरी भी लिखी रहे जी जी। तो ये सारे लोग जो थे मेरे ख्याल से जो हिंदुस्तानी में लिख रहे थे एक तरह से, जी। तो वो सबसे पहले कंठ में आया और उसके बाद कविता के प्रति जो रुझान है मेरे ख्याल से वहाँ से है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है जी जी। और बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन बाद में जब आपने पढ़ना शुरू किया, जी। जैसे चित्रलेखा के बारे में तो आपने बताया कि 5वीं कक्षा में ही पढ़ लिया, और जब आपने कहा कि आपको चित्रलेखा से प्रेम हो गया, तो मेरी संवेदनाएं हैं आपके साथ, क्योंकि मैंने भी बहुत सारी किताबें उम्र से पहले पढ़ डाली थी। तो वो ऐसा होता है जी। कभी कभी फिल्म देख के भी ऐसा हुआ करता था। हाँ। तो लेकिन बाद में जब आपने पढ़ना शुरू किया जी। और भी चीज़ें, तो कौन से पसंदीदा लेखक या कवि आप थे आपके शुरुआत के ज़माने में? हाँ, मुझे लगता है कि कोई बहुत डिफाइंड नहीं था उस समय। अच्छा। मिल जाया करता था जो वो मुकद्दर समझ लिया, जी, तो जी। वो पढ़ लेते थे अपन। जैसे मैं चकित होता था, मेरे पिताजी ऑडिटर थे जी। और उन्हीं के यानी उनके साथ हम ज़ाहिर रहे थे ग्वालियर में, फिर रीवा में। जी। तो हम लोग उनका बैग तलाशा करते थे। अच्छा। तो उसमें हमें, जैसे मैं चकित हुआ कि ध्रुव स्वामिनी थी जयशंकर प्रसाद की, तो वो नाटक हमने पढ़ा जी। उसमें कविताएं भी हैं। कविताएं भी हैं और यानी साहित्य जी, है जी, उसमें जी। और जयशंकर प्रसाद का जो गद्य है जी। वो कविता ही है जी। अगर उसे आप वैसे रख दीजिए तो जी, आप ये जी। पाएंगे कि आज की कविता तो बहुत नज़दीक उसके ठहरेगी। जी। तो इस तरह से कोई सूची नहीं थी, तो जो मिल जाता था कच्चा पक्का वो चलता रहता था। अच्छा। आपने अपनी पहली कविता कब लिखी? आपने कब लिखी? कुछ ध्यान पहली कविता मेरे ख्याल से कक्षा यानी 13 साल का रहा हूँगा। अच्छा। तो क्या किस बारे में थी वो कविता? मेरे ख्याल से ध्रुव सामनी के बारे में थी या? मेरे ख्याल से वो किसी देवी के बारे में थी। अच्छा। दुर्गा जी के बारे में थी वो। अच्छा। हाँ। तो मतलब सप्तपदी तरह उस तरह की चीज थी या प्रार्थना थी या उसमें या कुछ नई तरह से आप कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कोई नयापन नहीं था जी। उसमें। मेरे ख्याल से जो सप्तशती थी, जो यानी दुर्गा पाठ, जो यानी जो पाठ हुआ करता था घर में, तो अम्मा हम लोगों को क्या करती थी, सबको वो दे दिया करती थी कि आज तुम्हारी बारी है। वो चलता था नवरात्र। जी जी। तो मेरे ख्याल से वो एक अधिष्ठात्री देवी थी। तो उनको लेकर हम लोग वो ऐसा, मेरे ख्याल से वो विषय चुन नहीं सकते थे हम जी। तो वो शायद लिख दी थी और उसमें कुछ रहा भी होगा, मैं नहीं जानता। लेकिन आप ये मानते हैं शायद कि इन सब चीज़ों का जी, जो आपने अभी बताई, कि फिल्म के सॉन्ग गीत थे या जो और चीज़ें आप पढ़ रहे थे, इन सब का जो जब आपने लिखना शुरू किया तो उस पर इन सब का प्रभाव रहा होगा, या वो एक तरह से नई चीज़ थी और एक कहना चाहिए कि नई शुरुआत थी, या इन सब चीज़ों का प्रभाव उस पर हुआ और शुरुआत हुई? शुरू में मुझे लगता है जैसे मैंने प्रेमचंद की कहानी रानी सारंधा को कविता में लिख दिया। अच्छा। हाँ, और उसके बाद मैंने नहीं, वो कविता तुकान थी या? हाँ, तुकान थी वाक़ा जी। जी। और फिर क्या हुआ कि एक वहाँ नौटंकी की कंपनी आई थी मुंगेर कंपनी जी। और मैं 2 वर्ष के लिए गांव के स्कूल में मुझे भेज दिया था मेरे पिताजी ने जी। शहर से। जी। तो वहाँ जो मुंगेर कंपनी थी तो बीच में वो अंतराल हुआ करता था। जी। तो पता नहीं मेरी उस प्रतिभा को किसने देखा होगा, मुझे बुलाया गया और मैंने वो रानी सारंधा जो सारंगा संभवता थी जी। तो वो मैंने कविता पूरी वहाँ प्रेमचंद की जो कहानी है जी। उस पर वो कविता मैंने सुनाई। वो पहला मेरा परफॉर्मेंस था। जी। जी। और वो मतलब बड़ा एम्बिशस था। वो काफ़ी लंबी थी कविता? कविता काफ़ी, मतलब पूरी कहानी आ गई थी उसमें। हाँ। नहीं तो कैसा लगा था? आप कुछ याद है कैसा लगा जब आप मतलब बुलाया गया और मुझे कर सके? मुझे तो अच्छा लगा, लेकिन लोगों को भी अच्छा लगा। उनको लगा कि एक कुशाग्र है लड़का। इसमें है। नहीं, कुशाग्र है या प्रतिभाशाली है? अब प्रतिभाशाली और कुशाग्र में क्या अंतर होता होगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये लगा कि मैं आई स्टूड आउट। जी जी जी।
ये ज़रूर लगा उस समय। लेकिन इसी पे थोड़े मैं और चाहूँगा आप कुछ कहें कि ये जब आपको लगने लगता है या किसी को हाँ। कि आई एम स्टैंडिंग आउट, तो वो फीलिंग कैसी होती है? स्टैंड आउट इस तरह से भी होते थे अपन की, जैसे गाना गा रहे हैं जी तो बहुत सारे लोग क्लास में आ गए, जी तो गाना गा रहे हैं तो इस तरह भी यू स्टूड आउट। फिर पढ़ने में ठीक थे हम, जी तो अव्वल आया करते थे आप? अव्वल आते थे, जी। तो फर्स्ट डिवीजन था तो उसकी वजह से भी जी एक थी, तो वो फीलिंग थोड़ी सी थी कि अपन में कुछ है। कुछ है। हाँ। जी वो इसको आत्मविश्वास कहेंगे या क्या कहेंगे इसे? आत्मविश्वास कह सकते हैं, आत्माभिमान कह सकते जी हैं, जी जी। आत्मप्रियत्व कह सकते हैं, जी। आत्मरति कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं आप। लेकिन हाँ, वो था, वो था, वो पॉजिटिव था वो। पॉजिटिव था। जी हाँ। आपने बीए के जो सब्जेक्ट चुने अपने, हाँ। वो आपने चुने या किसी ने बता दिया ये ले लीजिए? नहीं, मैं उस मामले में मैं ये तय कर लिया था कि मैं साइंस में नहीं जाऊंगा। अच्छा, क्यों? मुझे लगता था कि मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, है ना, और वो मतलब मैं संवेदनात्मक ज्ञान वाला था। या मैं उस तरह से समझना नहीं चाहता हूँ। नहीं ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, लेकिन मुझे लगता था कि वो कमज़ोर हूँ मैं, जी तो मैं मतलब मैथमेटाइज नहीं कर सकता चीज़ों को। जी जी जी। तो मेरे ख्याल से एक सुविधा ये थी। दूसरा, ये शुरू से ही शब्दों को लेकर एक, तो मैंने अंग्रेजी साहित्य और एशियंट हिस्ट्री और संस्कृत, ये 3 लिए विषय। इलाहाबाद हाँ, विश्वविद्यालय में। और इसमें नंबर भी आते थे। जी जी इसका हाँ। तीनों में ही नंबर आते थे, तीनों में तो ये भी नंबर एक आते वजह थी। हाँ। थे। जी लेकिन आपने जो इतिहास विषय चुना एमए के लिए और पढ़ाई भी की आपने, वो क्या था? मतलब यूरोपियन हिस्ट्री था या भारतीय इतिहास था, या क्योंकि उस समय इलाहाबाद में मेरे ख्याल से इतिहास में भी 2-3 ब्रांचेस थी शायद। मेरे ख्याल से वो क्या करते थे कि अंततः विश्व का इतिहास में आ जाया करता अच्छा, था। मुझे याद है कि हम लोग पढ़ तो रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री, लेकिन विल ड्यूरा की जो किताब थी वो हाँ, स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, जी, तो उसको हमने पढ़ी थी वो बाकायदा किताब। हाँ, पढ़ती थी। हाँ, हाँ, उसका कवर वगैरह याद है, जी उसका वॉल्यूम। जी जी। उस समय मैं शायद आपसे कई साल पहले उसी विश्वविद्यालय में लगभग उन्हीं विभागों में पढ़ा हुआ हूँ। जी। तो वो लोग ये गर्व से कहते थे बाहर के लोगों को, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी से लोग आए या दूसरी, तो उनसे कहते भाई ये गाइड पढ़ के पास होने वाली यूनिवर्सिटी नहीं है, हम लोग ओरिजिनल्स पढ़ते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। तो ऐसा कुछ था उस वक्त भी? मैं बहुत अच्छी बात असल में आप कही, इसने मुझे बहुत भटकाया। जी जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर जी अगर उसका मान लीजिए आप 10 पेज पढ़ लेते जी। तो एल मुखर्जी की किताब से, एल मुखर्जी की किताब तो वो काम कर देता। लेकिन मैंने गॉडविन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर आप पढ़ रहे हैं तो गॉडविन पढ़ रहा हूँ जी। वो एक ही किताब नहीं खत्म होती थी। या गर्शॉय आप पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पर, जी तो वो ग्रंथ नहीं खत्म होता था और सवाल एक ही आता था उससे। जी 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 तो जो दूसरे सवाल थे जिसमें कि आपको डेविड टॉमसन ही पढ़ना था यूरोपियन हिस्ट्री में, जी। तो वो काफी छूट जाया करता था। लेकिन ये ओरिजिनल्स पढ़ने से लगता है कि आपको फायदा हुआ? मुझे तो जिंदगी में? फायदा हुआ, जी। लेकिन मैं विफल भी हुआ उसकी वजह से। मैं आऊँगा शायद उस विषय पर, विफलता के बारे में कुछ कहना चाहूँ, क्योंकि आपने इसको रेखांकित किया है। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि जब तक आप ये एमए और बीए में आए, साहित्यिक गतिविधियाँ कैसी हो चुकी थी आपकी? मैं मेरे ख्याल से कमतर हो गया था उस समय तक। अच्छा। यूनिवर्सिटी में आकर मैं साहित्य मेरे ख्याल से इसलिए शायद कि यार पढ़ना है अब, तो जो वरीयता उसमें देनी शुरू की, उसकी वजह से साहित्य, अच्छा हिंदी साहित्य का मैं विद्यार्थी नहीं था जी। तो क्या हुआ कि क्या हो रहा है इसका बहुत अंदाज़ा नहीं था मुझे। तो मेरे ख्याल से वो समय ऐसा साहित्य में था क्या हो रहा है अंदाज़ा नहीं था, और साहित्य लिखने का भी बहुत की स्थितियाँ नहीं थी। अच्छा अच्छा। लेकिन आपने एमए इतिहास में 2 साल पढ़ाई की, लेकिन इम्तिहान नहीं लिया। हाँ, मैं पता नहीं क्या हुआ, मुझे लगा कि एक निरर्थता आई, जबकि मैं हाई स्कूल फर्स्ट डिवीज़न, हाई फर्स्ट डिवीज़न, इंटरमीडिएट हाई फर्स्ट डिवीज़न और बीए भी। ये निरर्थकता जो है ये एजुकेशन सिस्टम को लेकर थी या इस पढ़ाई को लेकर थी? किस तरह की निरर्थकता? मेरे ख्याल से प्रेम भी था उसमें, और उसमें वो जो लड़की थी वो मुझसे शायद 3.5 साल बड़ी थी। लेकिन वहीं पढ़ती थी क्या? हाँ, वो वहीं थी और मेरा प्रेम हुआ, और उसके बाद फिर
मेरे ख्याल से वो एक कारण रहा होगा, छोड़ने का? हो सकता है, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन कोई बड़ी वजह ज़रूर थी कि मैंने कहा कि मैं नहीं करूँगा इसे। पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया। लेकिन बाद में आपने, मैंने कहीं पढ़ा है, आपने खुद ही कहा है शायद, कि आपने विधिवत विश्व इतिहास, भारतीय इतिहास और विश्व संस्कृत का विधिवत अध्ययन किया। इसकी क्यों ज़रूरत आपको महसूस हुई, और ये आपकी साहित्य रचना के साथ साथ चल रहा था, या उससे पहले था, या उसके बाद में आया, कि कहाँ पे ये फिट होता है? ये इस तरह से हुआ कि उसके बाद मैं बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं जी। और तो होता यह था कि मैं लाइब्रेरीज जाना शुरू किया मैंने जी। और वहाँ बैठा रहता था और मुझे कुछ भी नहीं मालूम था कि मैं कर क्या रहा हूँ दरअसल। तो उस समय मुझे साहित्य भी कम पढ़ता था, मैं ज़्यादा इतिहास की किताबें और ये मुझे ज़्यादा रुचिकर लगता था। जी। तो वो ऐसा समय था कि जिसमें एक चीज़ें बहुत अपरिभाषित दिख रही थी, एक अराजकता दिख रही थी, और मुझे लग रहा था कि विफल होने में कुछ एक शहादत जैसी लग रही थी। जी। और हर चीज़ से असहमति, हर चीज़ से विमुखता, तो और लेकिन मैं किसी संगठन से भी नहीं जुड़ा हुआ था। जी। तो एक बहुत भयानक किस्म का एक एकांत में रहने का वो समय इच्छा था। हाँ। नहीं, इच्छा थी ऐसी रहती। नहीं, एकांत में रहने का समय था, इच्छा जैसी कोई। और साथ में ये भी पकड़ा दिया गया था कि ये वाली परीक्षा दे दो, वो दे दो, लेकिन मैं जानता था कि इससे कुछ नहीं होना है। नहीं, तो फिर आपने साहित्य की तरफ आप कब लौटे, या कविता की तरफ मैं जानना चाहूँगा, आप कब लौटे? जब ये एमए वगैरह सब यानी इससे बाहर आ गया था जी। तो इलाहाबाद में फिर जैसे जनवादी लेखक संघ था जी। तो फिर उसमें हम गए, तो वहाँ पे जो सीनियर्स थे जी। उनसे जैसे दूधनाथ जी थे, मार्कंडेय जी थे, शेखर जी थे, भैरव जी उस समय तक मेरे ख्याल से नहीं रह गए थे। तो ये सारे लोग थे भैरव प्रसाद गुप्त। जी हाँ, जी हाँ। तो ये सारे लोग थे जिनसे फिर परिचय भी हुआ, और परिचय भी हुआ, और वो ये भी पहचानने लगे कि बंदे में कोई बात है। जी। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि उस समय आपकी साहित्यिक गतिविधियाँ कम थीं। ये उसके बाद की बात BA MA और 1-2 साल, और उसके बाद फिर मेरी रुचि, मुझे लगा कि हिंदी में भी कुछ हो रहा है, और फिर उसको मैं परस्यूअल उसका मेरा थोड़ा सा सिस्टमेटिक हुआ। तो उस समय के कौन से ऐसे प्रभाव हैं आप पर जी, जो उस समय आपको महत्वपूर्ण लगे, और उनमें से कितने बाद तक रहे? क्योंकि कुछ ऐसे प्रभाव होते हैं कि एकदम लगते हैं बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन 1-2 साल बाद वो उतना महत्वपूर्ण नहीं लगता है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इस समय में कौन से अब विशेष साहित्यिक प्रभाव हाँ, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, और जिनका प्रभाव बाद तक भी रहा आप पर, ऐसी कुछ बातें बताना चाहेंगे आप? मैं रिजेक्शनिस्ट था। जी। तो मुझे जो साहित्य में हो रहा था उसको लेकर मैं उससे प्रभावित नहीं हो रहा था। मैं इलाहाबाद से प्रभावित था। जी। यानी शहर से, उसके स्थापत्य से, जी। उसके होने से जी। मैं प्रभावित था। यानी जो अल्फ्रेड पार्क की लाइब्रेरी है जी, वो मुझे प्रभावित कर रही थी। मुझे चंद्रशेखर आज़ाद जहाँ है वो प्रभावित कर रहे थे। अगर मान लीजिए विक्टोरिया की मूर्ति हटा दी गई है, वो प्रभावित कर रहा था। जी। तो मुझे एक तरह से शहर का स्थापत्य अधिक प्रभावित कर रहा था। और दूसरी ओर मैं ये भी था कि मैं अंग्रेजी साहित्य ज़्यादा पढ़ रहा था। जी। वहाँ से चीज़ें ज़्यादा आ रही थी मेरे पास। जैसे अरब कविता को अंग्रेजी में मैं पढ़ रहा था। जी। जैसे मैं बहुत सारा जो फिक्शन था वो अंग्रेजी से, तो हिंदी साहित्य में को लेकर मैं बहुत सशंकित था, उत्साहित नहीं थे। बहुत उत्साहित नहीं था मैं। अच्छा। हाँ। नहीं, लेकिन इसमें कोई स्नॉबरी नहीं है, मतलब ऐसा ही मुझे बहुत स्वाभाविक लग रहा था कि जी 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 जी। नहीं, हम लोग फिराक जी से मिलने जाया करते थे, तो वो कहा करते थे कि शेली और कीट्स की एक लाइन पर हमारे सारे कामायनी को एक तरफ रख दिया जाए, और शेली, तो उस तरह का कोई विचार तो मेरे ख्याल से नहीं रहा होगा। एक तो मैं मिलने नहीं गया किसी से। नहीं, लेकिन इतना हिंदी साहित्य के जो हो रहा था हिंदी कविता में, उसके बारे में ऐसा विचार तो नहीं रहा होगा, लेकिन बहुत उत्साहित नहीं थे आप। हाँ, मुझे लग रहा था कि जैसे कविता को लेकर हम बहुत उत्साहित नहीं थे। जी, जी। उस समय जो ध्वंस चल रहा था उसमें, जी। या परिमल को लेकर हम लोग सशंकित थे। अच्छा। तो हम जो एक तरह से जो वामपंथ था, जी,
उसको लेकर एक ब्रॉडली मन में ये था कि ये एक सही लाइन है। तो उसके जो प्रवर्तक थे या उसको जो मानने वाले थे, जैसे दूधनाथ जी हैं, मार्कंडे जी हैं, उनको लेकर तो बहुत आइकॉनिक कोई छवि नहीं बनती थी। जी जी। लेकिन ये विचार बड़ा है, ये जरूर लगता था। अच्छा, नहीं लेकिन फिर आपको कविता मेरी क्या कहना चाहिए, धारा हो सकती है या है, ये फिर आपको कब शुरुआत में ये तो लिखना शुरू कर दिया था थोड़ा थोड़ा जी। और चीज़ें आने भी शुरू हो गई थी जी। और उसकी एक बुनियादी पहचान भी थी। तो मुझे लगता है कि वो, लेकिन मैं फिर से ये कहूँ कि वो जो पहचान आयत्त करने में हम लोगों को बहुत वक्त लगता था। आज जैसे आपने कविता डाली जो सोशल मीडिया है और रातों रात आप हीरो हो सकते हैं जी। वो हम लोग एक ड्रजरी से गुजरते थे जी जी। कि एक काम किया आपने और वो शायद वो ठीक ठाक भी होता था, लेकिन उसकी पहचान या उसके लिए एक वाक्य आपको पॉजिटिव मिल जाए, ये बहुत असंभव सा बड़ा मुश्किल काम था। तो मेरे ख्याल से एक हिंदी साहित्य एक तो अनुदार बहुत है और ख़ास तौर पर वो ये देखता है कि अभी आप कितने जम गए हैं। हाँ, मतलब वो तो एक तरह से प्रतिष्ठान मूलक है। जी जी। हिंदी साहित्य वो। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि विशेष रूप से नए कवि के लिए, जी जी। बाद में तो शायद इतना महत्वपूर्ण न रहता हो कि कविता लिखना और उस कविता के छप जाने की इच्छा जी जी। और उसके छपने न छपने की क्या कहेंगे घटना, इन चीज़ों के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए उसमें ये हुआ कि मतलब मैं सेल्फ इंडल्जेंट नहीं हो रहा हूँ, लेकिन जब भी भेजा तो वो छप गई। अच्छा। तो ये निराशाएं नहीं थी जी। और छोटी पत्रिकाओं में ही हमें छपना था जी। बड़ी पत्रिकाओं का तो कोई सवाल ही नहीं था कि जी। तो जो जैसे सतीश जमाली थे वो नई कहानी निकाल रहे थे। जी। पहल थी, तो पहल में मेरे ख्याल से नीलाम ने मुझे ज्ञान जी से मिलवाया और वो लॉन में मिला मैं। जी। तो ज्ञान जी ने बहुत तत्परता से ये कहा कि तुम अपनी कविताएं भेजो। तो जो वहाँ कविताएं सुनाई थी मैंने उनको भेज दी उन्होंने। तो इस लिहाज से रास्ता कठिन नहीं था और रिजेक्शन नहीं था। अच्छा, लेकिन जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया, छप भी रहे थे, और तो उस वक्त आपकी कविता से क्या अपेक्षाएं थी कुछ कि ये कविता ये कर सकती है? उस आज की बात नहीं पूछ रहा मैं, उस पर शायद बाद में आऊँगा। उस वक्त आप क्या समझते थे कि क्या अपेक्षाएं थी आपकी कविता से विशेष रूप से? क्या अपेक्षाएं थी? अपेक्षाएं असल में मैं तो ये नहीं जानता कि क्या अपेक्षाएं थी, लेकिन हम लोग चूंकि एक तरह से वामपंथ की ओर जो झुकाव था, तो हमें लगता था कि जैसे कसमई देवाय हविषा विधेम, किस देवता के लिए हविष है, किन के लिए ये हम लिख रहे हैं। तो वो एक जरूर लगता था कि एक जो समाजोन्मुख, एक परिवर्तनोन्मुख कविता है और हमारी एक जिम्मेदारी है कविता को लेकर। तो कविता में समाज शास्त्र तो ना आए, लेकिन हमारे जो विचार हैं और वो परिवर्तन के जो विचार हैं वो आए। तो ये एक तरह से हमारी तरफ से एक ये पहल थी और दूसरी तरफ यही हम पर्यावरण भी देखते थे कि एक ये मांग है एक तरह से जो कि अदृष्ट तो है लेकिन जो एक उपस्थित है। नहीं तो कविता एक बदलाव ला सकती है, बदलाव का जरिया हो सकती है, ये आप मानते थे उस वक्त? देखिए कविता जैसे विजय देवनारायण शाही ने ये कहा कि कविता से किसी बड़े पुरुषार्थ की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रक्रिया बहुत धीमी होती है क्योंकि वो भाषा को बदलती है, संवेदना को बदलती है, वो ज्ञान के तौर तरीकों को प्रभावित करती है। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि वो जो असर हो वो तात्कालिक होगा कि आपने सत्तू घोला और उसको पी लिया, ऐसा नहीं है। तो उसकी प्रक्रियाएं क्रमिक हैं, धीमी हैं, लेकिन निश्चित रूप से उसके असर हैं और वो दिखते हैं किसी भी समाज में। मैंने देखा कि आपकी जो कुछ मैंने गद्य थोड़ा बहुत आपका पढ़ा है और आपकी जो कविताएं पढ़ी हैं कि ईमानदारी के प्रति आप में एक ईमानदार ललक है, लेकिन इस ललक के चलते आपने विफलताओं का भी जिक्र किया। तो इससे, इस ललक से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के बारे में
मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि परिस्थिति जूझना पड़ा आपको, शायद जूझना पड़ा आपको, ऐसा मुझे लगता है, उसके बारे में कुछ कहें। मतलब ये है कि आपको ये लगता था कि आप काफ़ी भाषा जानते हैं, जी अंग्रेज़ी जानते हैं, हिंदी जानते हैं, जी दुनिया की समझदारी है, जी लेकिन आपके लिए कोई जगह नहीं, बहुत डिसलोकेटेड आप महसूस कर रहे हैं, जी और कहीं भी जा रहे हैं तो आपसे बहुत हीन प्रतिभाओं के लोग जी आपको संचालित करने वाले लोग हैं। जी तो ये मुझे लगता है कि एक तकलीफ होती थी इससे। तो उसमें हमेशा ये लगता था कि बाहर रहना ज़्यादा बेहतर है। उदाहरण के लिए मैं कहीं गया, नौकरी की मैंने, 2-3 महीने में मैं प्रायः ऐसा होता था कि मैं जिस दरवाजे से आता था उससे किसी और एक जो दरवाज़ा होता उससे निकल आता था, और वो परवाह भी नहीं करता था कि मुझे तनख्वाह मिली या नहीं मिली। जी तो इस तरह का मैंने पता नहीं क्या क्या छोड़ा, और उसको लेकर कोई ये भी नहीं था कि बहुत मैं तूमार बांधूं कि मैंने छोड़ दी वो तो ये अच्छा, जाना इसलिए ज़रूरी था कि पैसे आवश्यकता थी उसकी, लेकिन छोड़ा भी मैंने लगातार, और उस असहमति को मैंने और तुम्हें कहीं नहीं कह सकता था, तो मैं कविता में कहता था उसको। जी नहीं, तो आपने जो अभी कहा कि गए भी और छोड़ भी दिया, हाँ, और छोड़ भी दिया, उसकी कोई ऐसी चिंता भी नहीं कि छोड़ हाँ। दिया, तो इस तरह के फक्कड़पन आप में कहाँ से आया, और इसका प्रभाव आपकी कविता पर क्या पड़ा? ये प्रभाव मेरे ख्याल से इनग्रेन्ड था, क्योंकि मैं तो एक ऐसे परिवार से आ रहा था जहाँ की सुरक्षित होना एक बड़ी वैल्यू थी। मेरे पिताजी ने सरकारी नौकरी की थी, मेरा छोटा भाई सरकारी नौकरी में मतलब पढ़ा रहा था, मेरे बड़े भाई, सभी लोग थे जी तो मुझे ये कहाँ से, मेरे ख्याल से जो ये साहित्य का रास्ता है, जी कविता ने शायद ये इस तरह की असहमति की प्रवृत्ति मुझ में इनकलकेट की होगी। जी तो मुझे विफलता एक वैल्यू जैसी लगने लगी। जी जी हाँ हाँ। अच्छा, उस समय की कोई कविता आपको क्या, आप अपनी कविताएं अक्सर याद हो जाती मुझे हैं? बिल्कुल याद, एक भी कविता याद नहीं है मुझे, एक भी नहीं याद है। तो मैं नहीं पूछूंगा, नहीं तो मैं जी, चाहूँगा हाँ, नहीं, कि नहीं, बिल्कुल। या आप, मेरे पास है, पता नहीं आपने वो कब लिखी थी, उसको प्रार्थना के शिल्प में नहीं, जी जी जी। ये कविता कब लिखी गई थी? मुश्किल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय। मैं चाहूँगा कि आप उसे पढ़ें। मेरे ख्याल से 27-28 साल का रहा हूँ, हो सकता है। उसमें है शायद आपने लिखी थी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं मेरे ख्याल से। जी आप अपनी रचनात्मक प्रक्रिया के बारे में बताएं और विस्तार से बताएं, कैसे रचना होती है, आपकी क्या प्रक्रिया है? मुझे लगता है कि आप एक वैचारिक जो घेराव है जी वो तो रहता ही है जी कि आपको क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। ये एक इसको सेल्फ सेंसर तो नहीं कहेंगे, जी लेकिन एक जिम्मेदारी तो रहती है। जी उस जिम्मेदारी का जो वृत्त है, खड़िया का जो घेरा है, जी अदृष्ट सा, जी तो एक तो वो रहता है। जी इसके अंदर रहकर आपको जो कल्पना है, फिर वो जो इमेजिनेशन है, जी लेकिन अंततः क्या है कि कविता एक इल्हाम है, वो एक रेवलेशन है। जी निश्चित रूप से मैं ये मानता हूँ कि रेवलेशन है। इसलिए हर कविता एक आविष्कार होती है, जी इन्वेंशन होती है, वो डिस्कवरी नहीं होती है। जी और इस अर्थ में आप सोचते चाहे जो रहें, हाँ। लेकिन उसकी वो कब आएगी और कैसे आएगी? और कैसे आएगी इसका कोई निर्धारण नहीं होता। जैसे ही आपने उसको बहुत चेज़ किया, हाँ तो जैसे एक प्रेम में भी ऐसा होता है कि अगर आप बहुत चीज़ पीछे ज़्यादा जाएंगे, करें, जी। तो मेरे ख्याल से विमुखता आपको मिलेगी। जी। लेकिन अगर आप उसको उसके स्पेस में छोड़ दें, उसके स्वातंत्र में छोड़ दें, जी तो वो आसानी से जी। मेरे ख्याल से वो एक पारस्परिकता निर्मित होती है। जी
लेकिन वो क्षण कौन सा होगा, तो वो क्षण होगा, वो इल्हाम का ही क्षण होगा, वो आविष्कार का क्षण होगा। और फिर उसके बाद आप धीरे धीरे उसमें घुसते हैं और उसकी पंक्तियां फिर आने शुरू हो जाती हैं। फिर आप ये देखते हैं कि ये ठीक है कि नहीं है, वगैरह वगैरह। पंक्तियाँ एक के बाद एक उतरती हैं या कविता का भाव उभरता है, क्या क्या पहले उभरता है? मेरे ख्याल से कविता एक बार तो लिख जाती है, एक बार जब वो समझ में आ गई जी। यानी तो वो लिख तो उठती है, लेकिन उसके बाद उसमें काफ़ी तराश चलती रहती है। और इस अर्थ में वो जो सोशल मीडिया की कविता है, हम लोगों की पीढ़ी वाली कविता जी मेरे ख्याल से भिन्न है, कम से कम मैं देखता हूँ इसे। जी। कि जैसे मैंने एक सज्जन से कहा कि जैसे आपने लिखी 8 बजे रात में कविता, तो आप अगले दिन उसको डाल देते हैं। कहा नहीं, 8 बजे लिखी तो 8:15 बजे उसको 8 बजे उसको डाल देते हैं। जी। तो हम लोग, मेरे ख्याल से हमारी पीढ़ी के लोग 8 बजे अगर लिखी तो हो सकता है उसमें 8 महीने लग जाएं उसको कहीं प्रकाशित करने में, या इसलिए जो नए बच्चे हैं उनके पास, मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे, उनके पास 300 या 400 कविताएं हैं। हम लोग पूरे इस दौर में अगर देखें तो शायद 200-250 कविताएं निकलेंगी। ये थोड़ा अंतर भी है जब तराशने लेकिन इसमें इसको लेकर कोई आत्मग्रस्तता नहीं है। मेरे ख्याल से ये पीढ़ियों के फ़र्क हैं और टेक्नोलॉजी का फ़र्क है। लेकिन मैं कुछ और इस पे चाहूँगा आप कुछ और खुलासा करें। जी। वो ये कि कविता आई जी और जैसा आपने कहा कि वो इल्हाम का एक क्षण होता है जिसमें कविता आती है, जी लेकिन आपने जो उसको तराशा, आपने मतलब देवी प्रसाद जी ने नहीं, कवि ने, किसी भी कवि ने उसको तराशा, हो सकता है वो कविता बेहतर हो जाए, लेकिन वो इल्हाम के क्षण वाली कविता नहीं रह जाती है। इसको कैसे, इसमें कोई संबंध है? इसको कहाँ तक, किसको अधिक महत्व दिया जाए? टी.एस. एलियट ने जो बात कही, असल में मैं टी.एस. एलियट के साहित्य से बहुत मुतासिर नहीं रहा जी लेकिन उन्होंने बात जो पोएटिक टैलेंट की बात कही, जी जी। तो वो घेरा अगर आपके उसके अंदर हैं आप, हाँ तो आपके पास वो हुनर है और पोएटिक टैलेंट आयत्त नहीं किया जा सकता, जी ये भी मैं मानता हूँ। जी। तो इसमें मुझे लगता है कि आप कितना भी प्रयत्नशील हो जाएं, हाँ अगर आप में वो पोएटिक टैलेंट नहीं है हाँ और वो किसी दिन पता लग जाता है, तो वो छोड़ देना चाहिए उस काम को। हाँ, वो तो मैं है ना? मानता हूँ। तो अगर वो उस घेरे के भीतर आप हैं, हाँ। तो मुझे लगता है वो मदद करता रहता है आपकी। अच्छा। इस अर्थ में कवि होते हैं, जी वो ना बनते हैं ना बनाए जाते हैं, जी। इस अर्थ में। और इसमें किसी तरह की आत्मरति नहीं नहीं, है। मानता मेरे ख्याल से जो पूरा नहीं, वो जी जी मानता हूँ जी मैं। नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि मुझे पूरा उत्तर नहीं मिल पाया। जी। वो ये कि तराशने से कविता में जो बदलाव आते हैं, वो एक बेहतर कविता तो हो जाती है। हाँ हाँ। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ कि बेहतर कविता तो हो गई, लेकिन किसके लिए बेहतर हुई है? जब ये छपेगी तो वो समाज के लिए बेहतर कविता हो गई, शायद औरों के लिए बेहतर कविता हो गई, लेकिन कवि के लिए, क्योंकि उसके लिए इल्हाम का क्षण था जब उसने ये कविता लिखी थी, तो बदल गई वो। तो हाँ, ऐसा है क्या? मैं सवाल असल पूछ रहा हूँ। असल में इल्हाम भी कोई स्वायत्त चीज नहीं है। जी जी वो एक आपकी जो सामाजिक परिस्थिति है जी और जिस तरह का जीवन आपने जिया है, जी जिस तरह की संवेदना और जिस तरह के ज्ञान के स्रोतों के बीच आप रहे हैं, जी इस अर्थ में वो आपसे स्वतंत्र नहीं है, जी। है ना? और तो इस तो अर्थ में जो बदलाव होंगे वो भी आपसे वो ही सापेक्ष होंगे, वो सापेक्ष होंगे। और उसमें आप ऐसा नहीं कर सकते कि व्यक्ति और समाज के बीच के, और इसके लिए आपको कोई, आप कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। समझ में आई उसके स्थापत्य को निर्मित करने के लिए। जी, स्पष्ट तो वो है मेरे ख्याल से उसमें एक अनंत, एक अविभाज्य स्थिति होती और है, मेरे ख्याल से इनसेपरेबल होता है वो। जी। और मेरे ख्याल से सार्थकता उसकी बढ़ती है और उसकी संदर्भ। अर्थवत्ता, हाँ, और समाजोन्मुख होने पर उसका अर्थ ज्यादा व्यापक भी होने व्यापक हो लगता जाता है। तो इसलिए तराश जो है जी। वो व्यापकता को अर्जित करने का एक अच्छा माध्यम है। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। जी, आपने कहीं पर सरल होने की संश्लिष्टता की बात की है जी। और मुझे बहुत महत्वपूर्ण बात लगती है। हाँ। तो उससे कभी कैसे कहना चाहिए, जूझना तो नहीं कहूँगा, लेकिन उसको कैसे टैकल करता है?
कवि सरल होना चाहता है, लेकिन बात जो कहना चाह रहा है वो संश्लिष्ट है, जटिल है। तो उसको फिर कैसे उन दोनों में कैसे कहना चाहिए संबंध स्थापित हो या एक बैलेंस बने, कैसे होता सरल है? की संश्लिष्टता का केवल ये मतलब है जी कि हम जानते हैं कि किस किस तरह से हम अपनी रचना कर सकते हैं। जी हम बहुत लाक्षणिक हो सकते हैं, जी हम बहुत व्यंजनात्मक हो सकते जी हैं, जी जी लेकिन अभिधात्मक होना जी मुझे लगता है कि सबसे बड़ा चैलेंज होता है जी 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 कि आप बात को सीधे कहिए जी और सीधे कह के फिर उसमें व्यंजना पैदा हो, अर्थ लाइए। यानी व्यंजना अपने आप पैदा हो जी जी और उसमें एक लाक्षणिकता भी पैदा हो। जी तो मुझे लगता है कि इस तरह से सरल होना एक ज़्यादा चैलेंजिंग काम है, जी बजाय इसके कि आप एक अमूर्तन में, जैसे कि 7 तरह की अमूर्तताओं की बात की गई, जी जी तो वो बहुत आसान है। विलियम एमसन। हाँ जी जी, तो वो बहुत आसान है और उसको हम जानते हैं, जी लेकिन उसको जानने के बाद उसका हम त्याग करते हैं। हाँ क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जिस तरह का एक जीवन हम देख रहे हैं और जिस तरह के हमें एक बदलाव की आकांक्षा है, जी तो उसके चलते मुझे लगता है कि अभिधात्मक होना और शायद वो इससे भी जुड़ा है कि सरल होना, जी वो ज़्यादा यानी हम चीज़ों को और इसके बाद आप धीरे धीरे अपने आप किसी संश्लिष्टता, क्योंकि जो मानवीय संबंध हैं जी वो निश्चित रूप से संश्लिष्ट हैं। संश्लिष्ट तो अगर आप बहुत सरल तरीके से भी किसी चीज़ को कह रहे हैं तो अंततः वो संश्लिष्ट है, लेकिन अगर हम संश्लिष्ट से ही शुरू कर देंगे मुश्किल तो हो मुझे जाती लगता है कि वो एक निरर्थ अमूर्तता की ओर आप चले जाएंगे। तो इस तरह से एक जो साहित्यिक मूल्य जिसको हम कहते हैं, जी जी वो आपको अर्जित होता है तब जबकि आप ये सोचें कि जो ये परिस्थितियां हैं ये बदलें, जी जो जीवन है वो बदले, एक समान धर्मी समाज बने, जी एक ऐसा समाज बने जिसमें कि जो अंतिम आदमी है उसकी जी। हम फिक्र कर सके। जी। तो ये मुझे लगता है कि यानी कॉस्मिक विजन, कॉस्मिक समझदारी के बावजूद आप ये देखें कि आसपास आपके किस तरह से चीज़ें घटित हो रहे हैं और किस तरह से उनमें आप एक इंटरवीन करके उसको उन चीज़ों के प्रति उनको कैसे जी परिवर्तित कर सकते हैं या प्रभावित कर सकते हैं। जी कम से कम उनको रेखांकित करें, कम से कम रेखांकन, उसका एक वृत्तांत तो आप ले जी, आइए जी, ले अपने आइए, साथ। जी। जी नहीं, हिंदी कविता में एक समय था मेरे ख्याल से 70s 80s में, जबकि सपाट बयानी का बहुत चर्चा हुई। हाँ। तो ये सपाट बयानी जो उस वक्त चर्चा हो रही थी और जो अभी आपने कहा सरलता की संश्लिष्टता, ये एक ही चीज़ है या इनमें कोई फर्क ये है? बिल्कुल कोई? फर्क है इसमें। जी बताइए जरा, वो सपाट बयानी क्या थी? मुझे लगता है कि अभिधा में भी यानी एक मरोड़ के साथ उसको कहना, जी मूल आपका जो टूल है वो तो अभिधा है जी लेकिन वो उसमें व्यंजना पैदा ही होनी है, जी उसमें लाक्षणिकता पैदा ही होनी है। जी तो ये मेरे ख्याल से उसके लिए वो एक अनायासता भी है, जी यानी कि उसको वो सायास नहीं किया effort जाना नहीं है, होना एफर्ट नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आप जब अपने टूल्स का इस्तेमाल इस तरह करते हैं जी तो आपको धीरे धीरे वो पाते भी जाते हैं आप उसे। जी कविता में ऐसा क्या हो आपके हिसाब से, आपके विचार से, जिससे ये कहा जा सके कि ये कविता है या बेहतर कविता है? मेरे ख्याल से इसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ कि अगर नहीं है तो वो अनात्म है, जी और वो उसमें एक आत्मा है, ये कुछ लग ही जाता है कि खुद ही को लग जाता है कि और मैंने वही कहा कि जो आपके अंदर एक जो नैतिक भाव बोध है और वो जाहिर है कि वो भाववाद से अलग है, जी उसमें उसकी एक वैचारिक जड़ भी है जी वहाँ से। तो मुझे लगता है कि वो एक जो जिम्मेदारी होती है वो उसमें पैदा करती है एक अंतर्वस्तु जिसको हम कहते हैं कंटेंट। जी जी तो अपने आप ही होना होता है, वो अपने आप ही होना चाहिए उसे, होना चाहिए, क्योंकि बहुत आप प्रयत्न करेंगे तो कविता नष्ट भी होगी। जी जी अक्सर जो है हिंदी कवियों ने
आदर्श अभिव्यक्ति की चर्चा की और उसको न पाने की विफलता की विकलता का भी उन्होंने बात की है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आदर्श अभिव्यक्ति की खोज, उसकी ज़रूरत और उसको पाने की सफलता या विफलता, इसके बारे में कुछ बताइए। मुझे लगता है कि ये जो सेंस ऑफ इम्परफेक्शन है जी, वो तो रहता ही है जी, क्योंकि जो अगली कविता आप इसलिए लिख रहे हैं कि आपको ये लगा कि अभी पूरी बात नहीं कही गई जी। और ये जो एक तरह से एक निरंतर चलती अंतर यात्रा है जी। जिसमें कि आप अभी नहीं कहा गया, अभी एक जो कॉम्प्लीमेंट्रीनेस जो है उसके तहत ही आप एक नई कविता की तरफ जाते हैं। तो ये सोचना कि हमने एक पूर्ण अभिव्यक्ति प्राप्त कर ली है, मेरे ख्याल से ये ऐसे कुछ दिखता नहीं है कि हमने ये प्राप्त कर लिया, ऐसा कुछ कोई मतलब वो दुनियावी सफलता जैसा नहीं लगता है लिखना कि हम सफल हो गए या विफल हो गए, ऐसा कुछ नहीं है होता है उसमें। अच्छा। वो जो मानक है आपके संसार के दुनियादार होने के जो प्रतिमान है उनसे आप कविता को और साहित्य को मूल्यांकित नहीं करते हैं। जी, जी। आजकल जो कुछ हो रहा है हमारे समाज में, देश में या विश्व में, उसको देखते हुए ये एक पाथ ऑफ लीस्ट रेजिस्टेंस लगता है कि सिनिक हो जाए, और बहुत सारे लोग हो जाते हैं। तो सिनिक जो कुछ भी दिख रहा है हमको, उसको देखते हुए भी सिनिक न हो जाएं, इससे कैसे बचा जाए, एक कवि कैसे बचे? हाँ। ये और एक और साथ में ये भी मेरा सवाल है कि क्या ये अनिवार्य है कि सिनिक होने से बचा जाए? मेरे ख्याल से सिनिसिज्म कोई बहुत बुरी चीज़ नहीं है। जी, कविता में भी सिनिसिज्म बुरा नहीं है जी, और बड़ी कविताएं लिखी गई हैं सिनिसिज्म के जी। को जैसे लेकर। कोई उदाहरण दे सकते हैं? संजय चतुर्वेदी जी। है ना, तो मुझे लगता है कि इसमें कोई क्या वो आपसे सहमत रहते हैं कि वो आपने सिनिसिज्म? वो असहमति अपनी व्यक्त कर देंगे, है ना। जी, तो मुझे ये लगता है कि ये सिनिकल होना, और कवियों को तो सिनिकल होना ही चाहिए, जी, है ना। एक अनिश्चितता, और क्योंकि अनिश्चितता ही जो सत्य को कहना है। और देखिए, जैसे आपने ये कहा कि रेजिस्टेंस और सिनिसिज्म में अलग नहीं है असल में। असहमति, प्रतिकार, प्रतिरोध, ये सारे जो हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हिस्से हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर प्रतिरोध ना हो, प्रतिकार ना हो, लेकिन मेरा जो एकांत है जी, उसमें तो वो है। जी, मैं जुलूस में नहीं शामिल हूँ, लेकिन मेरी कविता में वो बना हुआ है। तो इसलिए मुझे बहुत मैं इसकी किसी जुलूस की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ जी, कि वो आएगा तब मैं शामिल होऊंगा और उसके बाद प्रतिरोध रजिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। तो मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ जी, मैं तो उस काम में लगा ही हुआ हूँ, और बुनियादी रूप से मेरा काम विपक्ष में होने का ही है। कविता विपक्ष में होती ही है, असल में विरोध में होती ही है, ये उसका बुनियादी गुण है। यानी बहुत सारे व्यक्तिवादी कवि भी विरोध के साथ ही उपस्थित रहते हैं। जी। तो ये विपक्ष में होना कविता का एक बुनियादी नियम और गुण है। अगर आप नहीं है तो कोलैबोरेटिव पोएट्री इज नो पोएट्री। लेकिन काफी कुछ लिखी जा रही है, आप मानेंगे? हाँ, प्रतिष्ठान की कविता, हाँ जी। लेकिन कम से कम हिंदी विवेक जिसको मैं कहता रहा हूँ, वहाँ इसकी कोई पूछ नहीं है। अच्छा, हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है सुनने में। मुझे लगता है कि हिंदी विवेक किसी भी एक सहमति वाली कविता के लिए उसमें जगह नहीं है, बहुत जगह नहीं है। ये बहुत अच्छी बात। बालकृष्ण शर्मा नवीन जी ने बहुत पहले लिखा था कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल हो जाए। हाँ। एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। क्या कभी आज ऐसा कर सकता है? अब इसमें यह है कि मतलब संगीत विरुद्ध हुई है कविता मोटे तौर पर, जी, है ना। तो हिलोरें तो उस तरह से नहीं आती हैं जी, कि एक आप, क्योंकि एक बहुत सचेतन कविता लगातार लिखी गई है हिंदी में, और उसने एक तरह से जो गीत होता है उसकी जो
बहुत सारी जो उसका जो भाववाद है, जी लेकिन बजाते खुद मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं तो संगीत विरुद्ध, यानी संगीत में विरोध हो सकता है, जी वो प्रतिकार हो सकता है। और हम लोग कल शाम को जब बात कर रहे थे तो यही था कि जैसे रैप है, रैप गाया जाता है, जी स्लैम पोइट्री गाई जा सकती है। जी तो जहाँ जहाँ बहुत अच्छा संगीत होगा जी वहाँ विरोध नहीं होगा। ये हिंदी में नई कविता के दौर में ये बातें कुछ कही गई थी जी कि हिंदी की कविता को गाया नहीं जा सकता। जी। मेरे ख्याल से गद्यात्मक कविता को भी गाया जा सकता गाया जा सकता है, बिल्कुल मुक्तिबोध को गाया जा सकता है, बिल्कुल गाया जा सकता है। और मैं तो शमशेर को मैंने आपने गा के दिखाया है। हाँ हाँ। जी ना मिली नजरें, ना मिली, ना मिली नजरें, ये शमशेर है। हाँ हाँ फिर जैसे वो कौन मधुर छंद बने, वाह ये शमशेर है। जी तो ये मेरे ख्याल से इस पर ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन वो संगीत हमारे यहाँ मौजूद है। जी हाँ जी। कवि की स्वतंत्रता का महत्व और उसे बचाए रखने के उपाय, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैं समझता हूँ। मैं चाहूँगा आप कुछ कहें इसके बारे में। देखिए, उपाय वगैरह ये तो बहुत सोचने पर और जैसे ही आपने सोचा आप निरुपाय हो गए और आपकी स्वतंत्रता खत्म हो गई। जी तो इसलिए मुझे वो आप में निबद्ध होता है असल में। ये कवि व्यक्तित्व में का हिस्सा होता है कि आप रिबेल हैं या नहीं हैं। जी तो वो और कवि होना ही विद्रोही होना है। जी लेकिन उसको अगर आपने लगातार सेंसर करते रहेंगे जी या प्रबंधित करते रहेंगे, या कि कैसा चाहा जा रहा है, जी या कि जो दुनिया में होने वाली सफलताएं हैं उनसे अगर आप नियमित होते रहेंगे, या कि ये मुझे मिल जाए, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपकी स्वतंत्रता को, आपकी जो आज़ादी है उसको बाधित करते हैं। तो लेकिन मुझे लगता है कि आप इसको प्रबंधित करके आयत्त नहीं कर सकते। लेकिन आप कहेंगे ये अत्यधिक महत्वपूर्ण है कवि के लिए कि वो स्वतंत्र रह सके। हाँ, निश्चित रूप से, क्योंकि अगर उसको प्रतिरोध करना है तो स्वतंत्र होना लाजमी है उसका। प्रतिरोध करना मतलब थोड़ा सा एक बहुत रेखांकित कर देना जी, है जी। और उसको सिद्धांतीकरण है। ये मुझे लगता है ये मूल्य तो होता ही है, होना ही चाहिए। कवि व्यक्तित्व में होता ही है। जी तो मुझे तो इसको अलग तरीके से करने पर ये कुछ दुनियादार जैसा वो लगता है। तो इसके लिए बहुत प्रयत्न की ज़रूरत नहीं होती, वो या तो होता है जी और या नहीं होता है। जी। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस भी होती हैं जो आपको निर्धारित करती रहती हैं, जी जिनसे आप बच भी नहीं सकते जी हैं। जी। तो अपनी राह खोजनी है उनमें से आपको। जैसे एडवर्ड डी सईद, he says, of course, he doesn't talk about poets but about intellectuals। और कुछ चीज़ें बताता है कि अगर आपको इंटेलेक्चुअल्स को अपनी स्वतंत्रता बनाए रखनी है तो ये चीज़ें करनी चाहिए। उनमें से सम्मान जो एकेडमियों से मिलते हैं वो न लें, या ये न करें वो न करें, इस तरह की बातें उन्होंने। मुझे नहीं लगता कि ये प्रभावित करती हैं चीज़ों को। आप ले लीजिए उसको एक पीतल के उसकी तरह से और रख दीजिए इससे, और इनकार करके आप बहुत बड़े रिबेल का अगर आप मान लीजिए विज्ञापन करते हैं तो मुझे नहीं लगता उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। बुनियादी एक आत्मा होती है जी आपकी, वो और वो विद्रोही की आत्मा आप में है जी या नहीं है, ये बुनियादी सवाल है। बहुत क्योंकि आप पुरस्कार ले रहे हैं, इनकार कर रहे हैं, उसका खबर छप रही है, मुझे नहीं लगता कि ये बहुत मानी खेज है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कविता में समकालीनता, सामयिकता और पत्रकारिता, जी, इनको कैसे शामिल किया जाए या न शामिल किया जाए, या कविता को इनसे बचाया जाए, पकाया जाए, कविता तब बने वगैरह, इसके बारे में कुछ बताइए आप। मुझे लगता है कि जो समकाल है, जो सामयिकता है, या जिसे आप कह रहे हैं कि खबर, जी उससे बचने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी। सायास और कोई भी हम लोग, बहुत सारे कवि ऐसे हैं या कवि से ज़्यादा आलोचक ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये तो फर्क होना चाहिए। हाँ, लेकिन वो भी प्रतिमान मेरे ख्याल से बहुत पुराने पड़ गए। जी। और अब
ऐसी कोई ये जितनी ही दुष्कर स्थितियां हैं, मतलब समकाल का मतलब क्या है? समकाल का मतलब ये है कि अत्यंत दुष्कर स्थितियां, जी। अत्यंत विघातक स्थितियां, एक बहुत भयावह किस्म की राजनीति, एक बहुत भयावह समय, तो इनसे ही तो कविता बनती है। जी जी मूलतः इन्हीं से तो कविता बनती है। बिल्कुल। तो अगर आप इसी के प्रति आपने ये सोच लिया कि इनसे आप बचेंगे, तो कविता का जो मूल उत्स और स्रोत है वही आपने बंद कर दिया, प्लग कर दिया, तो मुझे तो नहीं लगता कि आप तो उसकी जो इनटू द थिक ऑफ थिंग्स ही आपको होना है। होना है जी। आपको इस वक्त हिंदी कविता के उन कवियों में से माना जाता है जो अत्यधिक प्रयोगधर्मी हैं जी। बहुत सारे प्रयोग करते हैं। तो आप कुछ बताएं, आपने किस तरह के प्रयोग किए हैं या करना चाहते हैं आप, और क्यों करना चाहते हैं वो नए प्रयोग आप? मुझे भी नहीं लगता कि आप प्रयोग करना चाहते हैं जी। जैसे प्रयोगवादी जब कवि थे, उन्होंने किए नहीं किए उन्होंने, नहीं किए, हाँ, लेकिन उस पर आ गया कि ये प्रयोगवादी हैं। जी। तो मुझे जान ये पड़ता है कि एक कोई चीज़ निकल रही है, एक स्ट्रक्चर आ रहा है और वो अपनी कुछ मांगे पेश कर रहा है जी। तो वो जो मांग पत्र होता है, वो जो अदृष्ट सा होता है, उसको आप थोड़ा सा देखना शुरू कीजिए, तो वो अपनी संरचनाएं लेके आ रहा है जी। उस पर अगर आपका उस पर ध्यान है तो मुझे लगता है कि आपको अपनी संरचना भी मिल रही है। तो वो जो शैल्पिक प्रविधियां हैं जी। वो अपने को प्रस्तावित करती हैं जी। तो उसमें बहुत आप उनकी तरफ नहीं जा रहे हैं, वो आपकी तरफ आ रही हैं। बस आपको देखना है कि वो क्या कह रही हैं। उदाहरण के लिए जैसे 3 कविताएं मेरी आई कि जिसमें दोनों तरफ लिखा हुआ था, यानी एक बीच में मुख्य टेक्स्ट है, वो बाईं तरफ भी लिखा हुआ है, दाहिनी तरफ भी लिखा हुआ है। जी। तो मुझे ये लगा कि जो एक सीमांत होता है और जो कनबत्तियां होती रहती हैं बहुत सारी जी। या थिएटर में जो 2 विंग्स होते हैं जी। है ना, और वहां की भी जो लोग सामने हैं वो तो दिख रहे हैं जी। लेकिन जो विंग्स में लोग काम कर रहे हैं और वो लगातार प्रॉम्प्ट कर रहे हैं वो तो दिख नहीं रहे हैं जी। तो मुझे लगता है वो जो प्रॉम्प्टर्स हैं वो क्यों ना आ जाएं, उनको भी दिखाया जाए। तो ये एक तरह से ये एक आइडिया था जिसकी वजह से क्या हुआ कि तो ये इसके लिए बहुत कोई रिबेलियस होने की जरूरत नहीं थी जी। एक काम आप कर रहे थे जिसमें कि कुछ चीजें ताक झांक कर रही थी, उन्होंने आपने कहा कि सखियों आ जाओ और हिस्सा बन जाओ, बस ये है। जी। आज का जो दौर की कविता लिखी जा रही है, आज के दौर की जो कविता की भाषा विशेष रूप से और मैं कहूँगा सरोकार भी कैसे हैं, क्या आपके क्या विचार है उसके बारे में? मुझे लगता है कि ये भाषा बन रही है जी। इसकी उम्र भी बहुत ज़्यादा नहीं है, खड़ी बोली की नहीं तो अच्छा, खड़ी बोली की जो है, ठीक है, उसमें अवधि की, ब्रज की और उसके पहले और जाहिर रेख्ता की, उर्दू की ध्वनियाँ उसमें लगातार हम आती रहती हैं और उर्दू से तो हमारा बहुत गहरा संबंध बना हुआ है। अंग्रेजी से आता हुआ जो विचार है उसमें जो एक विश्व साहित्य हमारे सामने आता है, तो मुझे लगता है कि इस अर्थ में भाषा निरंतर बन रही है। अब जैसे जिसकी मैं सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ एक तुरत फुरत आती हुई भाषा। संजय लगातार एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते रहे हैं और वो है कि हिंदी की जो मूल प्रकृति है वो स्ट्रीट लैंग्वेज की प्रकृति है ना, और उसे बहुत सैनिटाइज आप नहीं कर सकते हैं। तो ये जो उसका जो तत्समीकरण है, मेरे ख्याल से जितने भी जो हिंदी विवेक जिसको मैं कहता रहा हूँ, उसका जो मूल जो जोर है वो इस पर है, उसके तत्समीकरण नहीं, तद्भवीकरण सॉरी, तो उसके तद्भवीकरण पर ही ज़्यादा जोर है। और उसी जो एक ऐसी भाषा जो लोग बोलते हैं जिसमें और क्या हुआ है कि जब से एक जो दलित उभार हुआ है, जिससे आदिवासियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी हैं, तो इस तरह से भाषा का एक बिल्कुल नया स्वरूप और उसका जो अभिजन जो भाषा थी, यानी जिसकी कोशिशें थी, वो धीरे धीरे ढह रहा। अगर उसमें कुछ बचा हुआ था तो वो भी ढह रहा है। इस तरह से एक बड़ी सिंक्रेटिक भाषा बन रही है। जी।
उसको लेके आप कुछ लोग चिंतित लगते हैं उसको देख। नहीं, मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ। जी जी जी। इंटरनेट का क्या प्रभाव पड़ा है आज की हिंदी कविता पर और हिंदी भाषा पर, कविता की भाषा पर? मैं उसके बारे में थोड़ा सा इसलिए क्योंकि मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, मैं ट्विटर पर नहीं हूँ और व्हाट्सएप पर बहुत सीमित दोस्तों से मेरा इंटरेक्शन है। जी जी जी। तो मैं वहाँ चलने वाले बहुत सारे कामकाज के बारे में मैं ठीक से बहुत मेरे ख्याल से चलिए मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ। आप क्या कहिए, कविता इन जनरल, जी, कविता का स्पेस और हिंदी कविता के लिए स्पेस पहले जैसा है या कम हुआ है या बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, मुझे लगता है। ऐसा लगता है आपको? हाँ, जैसे कि जो आप 7वां दशक देखिए, 8वां दशक देखिए जी। 8वें दशक में एक कवयित्री नहीं है, कम से कम जब आप गिनाना शुरू करते हैं तो। जी। 7वें दशक में, जी। हमारे दशक में कुछ कवित्रियाँ आई और जो इस समय जो हाल जो है उनमें सबसे कवियत्रियों की संख्या संभवतः 40 के आसपास है। अच्छा। अब वो अच्छा लिख रही है, माध्यमिक है या खराब है, ये तो धीरे धीरे जांचा जाएगा। और वो भी अभी लड़कियां बहुत उनकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है। जी जी। इस लिहाज से मैं देखता हूँ कि जो विस्तार है और जो अंतर वस्तु है जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जो स्त्रियों की जो बहुत बंद दुनिया थी, उसमें चाहे ऑर्गाज़म हो, चाहे उसमें परिचय हो, उसमें प्रेम हो, इस तरह के जो इच्छाएं हैं, द पॉलिटिक्स ऑफ डिजायर, मुझे लगता है पॉलिटिक्स ऑफ डिजायर की सबसे अच्छी कविताएं, वो चाहे जितनी उबड़ खाबड़ हो, उसका पठार चाहे जितना पेनिनसुलर हो, लेकिन वो आ रहा है। और उसी के नाते मुझे लगता है कि इसका लोकतंत्रीकरण और इसका विस्तार और इसकी भूमि ज्यादा विस्तृत हुई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अंत में क्या कहना चाहेंगे आप? अंत में मैं मतलब चूंकि पहुंचना नहीं चाहता कहीं भी, तो इसलिए अंत में कहने के लिए मेरे पास बहुत कुछ कम है मेरे ख्याल से। नहीं, मैं फिर अच्छी भी बातें कर अच्छा, चलिए, आप अपनी तरफ से नहीं कहना चाह रहे हैं तो मैं पूछ लेता हूँ कि मान लीजिए कोई नया कवि जो अभी अभी लिखना शुरू कर रहा है, वो आपसे गाइडेंस चाहे तो क्या कहेंगे आप? यही कह देंगे या कुछ कहेंगे, कुछ बताएंगे उसे आप? मैं कहूँगा कि कंफ्यूज्ड रहो है ना। मुझे लगता है कि जैसे ही आप एक निश्चितीकरण होता है जी, और जैसे ही आपको कोई उपदेशक मिल जाता है जी, और किसी निर्देश के तहत आप कोई काम करना शुरू करते हैं, जी, तो वो नष्ट होने की पहली प्रक्रिया है। जी। और मेंटोर कभी नहीं खोजना चाहिए। जी। आपको अपने सत्य मिलते खुद ही रहेंगे। खोजने हैं। हाँ, वो आप स्वयं ही खोजेंगे उसे। जी, बस आपके पास एक बुनियादी ईमानदारी हो, विफल होने की इच्छा हो, तो वो आपको मिलता जाएगा। जी, जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे बातचीत करके बहुत खुशी हुई।